तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन डिसीज़ का जो रिमेनिंग हमारा पार्ट 2 बचा हुआ है, वो लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस पार्ट में इंक्लूड करे हैं। लगभग हमने 50 समथिंग क्वेश्चंस पार्ट 1 में डिस्कस करे थे ह्यूमन डिसीज़ से, जो एग्जाम्स में रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, वो सारे हमने क्वेश्चन डिस्कस करे थे। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, वो हम पार्ट 2 में आज डिस्कस करेंगे और लास्ट में इस टेस्ट की जरूर प्रैक्टिस करेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है टेस्ट का, आप जरूर टेस्ट लगाइएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो पार्ट 1 भी आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग में दोस्तों मैं आपको कुछ डिसीज़ के बारे में बताऊँगा इन्फॉर्मेशन, वो आप ध्यान रखिएगा। एड्स के बारे में काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एड्स का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। डायरेक्टली एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। यह एक घातक रोग है जो कि वायरस के इन्फेक्शन, वायरस के संक्रमण से फैलता है। ओके, तो कौन सा वायरस? वायरस है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका फुल फॉर्म होता है। और ये मिक्सचर होता है RNA प्लस प्रोटीन का। ओके, तो ये भी एक ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बात आती है कि HIV वायरस हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो होता क्या है, क्यों इंसान की मृत्यु हो जाती है? तो HIV वायरस से शरीर में क्या होता है, चलिए इसको हम समझते हैं। मैंने आपको रक्त वाले लेक्चर में बताया था कि हमारे रक्त में लाल रक्त कणिका होती है और श्वेत रक्त कणिका होती है, व्हाइट ब्लड सेल। ओके, व्हाइट ब्लड सेल का मेनली काम क्या होता है? हमारे शरीर की रोग रोधक क्षमता जो है, रोग से लड़ने की क्षमता है, उसको बनाए रखना। तो जब ये HIV वायरस हमारे शरीर में पहुंचता है, तो ये किस पे अटैक करता है? हमारे रक्त में उपस्थित टी लिम्फोसाइट नामक व्हाइट ब्लड सेल पर अटैक करता है। ओके, और उसको क्या करता है? नष्ट कर देता है, जिससे कि हमारे शरीर की रोग रोधक क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो ये ध्यान रखना कि HIV वायरस जो है वो क्या करता है? टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया कि HIV वायरस जब शरीर में पहुंचता है तो उसके बाद मृत्यु कैसे होती है। चलिए आगे, अब अगला क्वेश्चन बनता है कि HIV वायरस का संक्रमण कैसे होता है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो टेटू बनवाने से होता क्या है कि सुई के कई लोगों पर बार बार इस्तेमाल से रक्त के संक्रमण से एड्स और हेपेटाइटिस जैसी बीमारी हो जाती है। नशीले पदार्थ के अत्यधिक सेवन से भी एड्स होता है। समलैंगिक यौन संबंध से HIV वायरस का संक्रमण होता है। चलिए आगे अब हम बात करते हैं पहचान के लिए टेस्ट, कि HIV वायरस का पहचान किस टेस्ट के थ्रू किया जाता है। तो दो टेस्ट जो आपको दिमाग में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बने एग्जाम में। सबसे पहला है एलिसा। एलिसा टेस्ट जो होता है वो HIV वायरस के पहचान करने के लिए किया जाता है, और एक और दूसरा है वेस्टर्न ब्लॉक टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एड्स के उपचार के लिए सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली दवा कौन सी है। तो यहाँ से भी देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बना था SSC में। जिडोवुडिन, जिसे क्या बोलते हैं? एजिडोथाइमिडिन। ध्यान रखिएगा, जिडोवुडिन जो दवा है वो यूज़ की जाती है सबसे ज़्यादा एड्स के उपचार के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कि ये एक प्रकार की एंटी रेट्रोवायरल दवाएं, क्या है दोस्तों? एंटी रेट्रोवायरल दवा है, जिसे HIV एड्स के उपचार के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि एंटी रेट्रोवायरल दवा। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बेसिक डिटेल बताई है HIV एड्स से रिलेटेड, जो एग्जाम में पॉइंट्स पूछे जाते हैं वो सारे मैंने आपको समझा दिए हैं। चलिए अब हमारा टेस्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एड्स का कारण है। एड्स किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है, HIV वायरस की वजह से। तो आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर बिल्कुल सही होगा। एड्स विषाणु में होता है, क्या होता है? जो HIV वायरस होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है? RNA प्लस प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर सही होगा। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है, किसका उदाहरण है? रेट्रो वायरस का। मैंने आपको बताया था रेट्रो वायरस। आंसर क्या होगा इसका? डी आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एड्स बीमारी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि अगर इस डिसीज से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप इजीली बना पाएंगे क्वेश्चन। IAS प्री 2013 में पूछा गया था, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टेटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है? चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स। तो मैंने आपको बताया था हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स जो है वो टेटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती हैं। चिकनगुनिया जो है ये मैं आगे बताऊंगा आपको। ये चिकनगुनिया जो होता है ना, ये भी वायरस के थ्रू होता है। बस इसमें क्या होता है, टेटू बनवाने का इसमें कोई रिलेशन नहीं होता है, मच्छर के द्वारा फैलता है चिकनगुनिया। तो ये मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3 बिल्कुल सही होंगे। तो देखिए ऑप्शन 2 और 3 वाला कौन सा दिख रहा है हमको? बी ऑप्शन बिल्कुल दिख रहा है, तो बी आंसर बिल्कुल सही होगा इसका। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एड्स किस रोग नाम का संक्षिप्त रूप है? तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, सी आंसर इसका सही होगा। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है, कौन सी दवा सबसे ज़्यादा आजमाई गई है? जिडोवुडिन। आंसर क्या होगा इसका? ए आंसर सही होगा। ध्यान रखिएगा, एजिडोथाइमिडिन भी बोलते हैं इसको, जिडोवुडिन को। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। एलिसा परीक्षण किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स पहचान करने के लिए। तो आंसर क्या होगा इसका? ये आंसर सही होगा।
शरीर में लौह आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो हमारे शरीर में अगर आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया नामक बीमारी से हम ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है? और हमारे शरीर को प्रतिदिन 12 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। और अगर बात करें कि सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है आयरन का, तो वो है मांस, अंडा और हरी सब्जियाँ। ये सबसे अच्छा स्रोत है आयरन का। अगर हम ये खाते हैं तो हमारे शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, खसरा मिसल्स की बीमारी होती है। तो ये बीमारी जो होती हैं ये बच्चों में होती हैं और वायरस के संक्रमण से होती हैं। कौन सी बीमारी? खसरा बीमारी, मिसल्स। इस बीमारी का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस बीमारी को एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। किसको? खसरा बीमारी को। तो ये वायरस से होती हैं और बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है खसरा। तो आंसर क्या होगा इसका? ए आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पीलिया जॉइंटिस से दुष्प्रभावित होता है। तो चलिए पीलिया वाली बीमारी को भी हम समझ लेते हैं अच्छे से, जॉइंटिस को। पोलियो तो हमने समझ ही लिया था पहले वाले लेक्चर में। पीलिया को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं। एक बार आप समझेंगे, कभी भी इस बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप कभी गलत नहीं करेंगे। तो जॉइंटिस को सामान्यतः क्या बोलते हैं? पीलिया बोलते हैं। और पीलिया जो होता है बहुत ही सूक्ष्म वायरस की वजह से होता है। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वायरस की वजह से होता है। ओके। सेकेंड चीज, इससे जो शरीर में प्रभावित होने वाला अंग है वो कौन सा है? लीवर। कौन सा है दोस्तों? यकृत, लीवर। तो इसका आंसर तो सी हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि हमारे रक्त में एक पित्त रंजक उपस्थित होता है, जिसको क्या बोलते हैं? बिलीरुबिन। क्या बोलते हैं दोस्तों? बिलीरुबिन। ये क्या होता है? एक प्रकार का रंग होता है। क्या होता है? एक प्रकार का रंग। तो यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होती हैं लीवर की, उसका काम क्या होता है कि रक्त में से इस रंग को ग्रहण करना। अब होता क्या है पीलिया वाली बीमारी में कि बिलीरुबिन की मात्रा सामान्यतः हमारे रक्त में होती है 1%। अब पीलिया की कंडीशन में क्या होता है कि मात्रा बढ़ के हो जाती है 2.5% समथिंग। तो यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं वो इस बिलीरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाती हैं, ठीक है? जिससे कि ये जो रंग है ये हमारे रक्त में ही रह जाता है और हमारे रक्त में रहने की वजह से पूरे शरीर में फैल जाता है। इसकी वजह से हमारी त्वचा और नेत्र जो होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। और दोस्तों अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं कराया गया तो इंसान की क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। तो खतरनाक बीमारी है जो कि सूक्ष्म वायरस से फैलती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चंस कहीं से ही बन सकता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रक्त में उपस्थित वो कौन सा पित्तरंजक है? तो बिलीरुबिन है। आपको ये भी ध्यान में रखना है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित रोग है? तो कवक वाला रोग मैंने आपको बताया था, त्वचा संबंधित। पोलियो, हैजा, एड्स, गंजापन। आंसर क्या होगा? डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था और बहुत इंपॉर्टेंट है। बीसीजी इसका फुल फॉर्म होता है बेसिल्स कॉलमेट ग्यूरिन। का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है? कब लगाया जाता है बीसीजी का टीका? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी के बचाव के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर बिल्कुल सही होगा। टीबी मतलब इसको हिंदी में आप ध्यान रखिएगा, तपेदिक। ठीक है, ये भी वर्ड आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स बच्चे को जन्म के तुरंत बाद ये टीका लगाया जाता है और यह टीका जन्म के 12 माह के अंदर लगाना होता है। कितने माह के अंदर? 12 माह के अंदर लगाना होता है। अगर 12 माह के बाद अगर ये टीका लगाया जाता है तो इस टीके का कोई भी फायदा नहीं होता है। और जन्म के बाद से अगर हम जितना समय इसको लेट करते जाते हैं उसका इफेक्ट उतना कम होता जाता है इस टीके का। ठीक है, तो जन्म के तुरंत बाद इसको दिया जाना चाहिए बीसीजी का टीका। ओके। तो गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर भी इसको फ्री कर रखा है बीसीजी का टीका। तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? अच्छा, आप जल जनित रोग की बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि पीलिया, हेजा और टाइफाइड, ये 3 ऐसी बीमारी है जो प्रदूषित जल का सेवन करने से फैलती हैं। पीलिया, हेजा और टाइफाइड। अगर आप प्रदूषित जल का सेवन करते हैं तो इन बीमारी के होने के चांसेस रहते हैं। हेजा और टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण हेजा और टाइफाइड बीमारी होती है। जबकि पीलिया बीमारी जो होती है, पीलिया और पोलियो, ये बीमारी जो होती है ये वायरस के संक्रमण से होती हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके। तो अब देखिए क्या बोल रहा है वो कि निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो चेचक, मलेरिया, हेजा और तपेदिक। तो कौन सा है? हेजा। सी आंसर इसका सही होगा। अगला देखिए, टाइफाइड विशिष्ट उदाहरण है जलजन्य रोग का। आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर होगा। निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है? तो टाइफाइड बिल्कुल होता है। हेपेटाइटिस बी, एच बी वी वायरस की वजह से होता है ये हेपेटाइटिस बी। मैं आपको बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में। पीलिया और हेजा जो होता है ये दोनों प्रदूषित जल की वजह से होते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर बिल्कुल सही होगा। हेपेटाइटिस बी जो है वो एच बी वी वायरस की वजह से फैलता है।
ठीक है, और इससे यकृत हमारे शरीर का जो अंग है वो प्रभावित होता है हेपेटाइटिस बी से। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से जो शरीर का अंग प्रभावित होता है वो होती है आंत। सी आंसर इसका सही होगा। हैजा का कारण है, हैजा का कारण क्या है? बैक्टीरिया जीवाणु की वजह से फैलता है, तो आंसर क्या होगा इसका? ए आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग, देखिए स्लीप एपनिया जो बीमारी होती है इसमें क्या होता है, जब आदमी सो जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि नींद में उसकी जो सांस होती है वो बार बार टूट जाती है, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा होगा? सी आंसर सही होगा। निद्रा में बार बार श्वास बाधित होती हैं, सी आंसर सही होगा। देखिए दोस्तों, अब जो हम दो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाली एग्जाम्स में डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन ये, तो ध्यान से समझिएगा। इन दोनों क्वेश्चंस में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे दो वायरस, एक है H5N1 वायरस और एक है H1N1 वायरस। ठीक है, दोनों काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले H5N1 वायरस जो होता है इसकी वजह से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है? बर्ड फ्लू। ये H5N1 वायरस मनुष्य के शरीर तक डायरेक्टली नहीं पहुंचता है, इससे सबसे पहले प्रभावित कौन होता है? पक्षियाँ, मुर्गे मुर्गियाँ, ये प्रभावित होते हैं। और मनुष्य में ये दो तरीके से पहुंचता है। पहली तो ये कि सीधे मुर्गियों से मनुष्य में पहुंच जाए, और सेकंड ये कि अगर कोई मनुष्य इस वायरस से संक्रमित है तो उसके थ्रू मनुष्य के शरीर में पहुंच जाए। तो ये दो तरीके से पहुंच जाता है मनुष्य के शरीर में। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इसके लिए सबसे कारगर दवा जो है वो कौन सी है? टेमी फ्लू। कौन सी है दोस्तों? टेमी फ्लू नामक जो दवा है ये सबसे कारगर दवा है ब्लड फ्लू के लिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो कौन सा है? H5N1 वायरस बर्ड फ्लू विषाणु है, वायरस है। ठीक है, तो इसका आंसर तो डी हो गया। चलिए सेकंड हम वायरस डिस्कस कर लेते हैं, H1N1 वायरस। H1N1 वायरस जो होता है ये आपने काफ़ी सुना होगा, देखिए समाचारों में भी इसका काफ़ी चला है अभी। तो H1N1 वायरस जो होता है इसकी वजह से जो बीमारी होती है वो होती है स्वाइन फ्लू। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, IAS 2015-16 में पूछा गया था क्वेश्चन ये कि H1N1 विषाणु जो होता है वो निम्न में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? तो किस में किया जाता है? स्वाइन फ्लू। डी आंसर इसका सही होगा। और बात आती है कि मनुष्यों में यह संक्रमण कहाँ से आता है? तो मनुष्यों में यह संक्रमण सुअर से संबंध रखने वाले मनुष्यों से देखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, H1N1 वायरस स्वाइन फ्लू और H5N1 वायरस बर्ड फ्लू। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला एक है, आपने सुना होगा इबोला का नाम। ये क्या है? एक प्राणघातक वायरस है, प्राणघातक विषाणु है, बी आंसर इसका सही होगा। इबोला से रिलेटेड देखिए आपको मैं कुछ बताता हूँ पॉइंट्स। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने क्या करा 2014 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया। इसकी पहली बार जो पहचान हुई थी इबोला की वो कहाँ पर हुई थी? अफ्रीका महाद्वीप की एक इबोला नामक नदी है, इबोला नदी जो है उसके पास स्थित एक गांव से हुई थी इसकी पहचान इबोला की। जब ये इबोला वायरस किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है, कोई व्यक्ति इसकी चपेट में आ जाता है तो उसको टाइफाइड बुखार, शरीर दर्द, बाल झड़ना जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका यही है कि बस खुद को सतर्क रखना। तो इबोला जो है वो क्या है? एक प्राणघातक विषाणु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्लेग जो होता है ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। प्लेग जो होता है वो जीवाणु की वजह से होता है, मतलब बैक्टीरिया। एड्स जो होता है वो HIV वायरस विषाणु। गंजापन जो होता है वो कवक के थ्रू, और मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ। तो आंसर क्या होगा? 4 3 2 1, तो कौन सा होगा? ए आंसर बिल्कुल सही होगा। प्लेग से रिलेटेड एक और पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैक डेथ भी बोलते हैं इसको, प्लेग को। ओके, चलिए, काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया किसको बोलते हैं, प्लेग को बोलते हैं, बी आंसर सही होगा। केंद्रीय औषधि शोध संस्था CDRI स्थित है, कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु मतलब बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये एड्स जो है वो हमको पता ही है HIV वायरस की वजह से होता है। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। पोलियो, पोलियो पीलिया, ये मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था पहले वाले लेक्चर में कि दोनों जो है ये वायरस की वजह से होते हैं। अगला देखिए TB, इसको क्या बोलते हैं? तपेदिक या क्षय रोग भी बोलते हैं। ये जो TB जो बीमारी होती है ये एक संक्रामक रोग है जो जीवाणु से बैक्टीरिया से फैलता है। और इस रोग से मनुष्य के कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े। मनुष्य के लंग्स, फेफड़े प्रभावित होते हैं इससे। और WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके अनुसार आधुनिक समय में सर्वाधिक मनुष्यों की मृत्यु का कारण कौन सा है? TB ही है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ए आंसर बिल्कुल सही होगा, बैक्टीरिया से फैलता है TB। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, मायोपिया किस अंग का दोष है? तो मायोपिया जो है
वो किसे बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष को ही बोलते हैं, और ये नेत्र संबंधित रोग है। सी आंसर इसका सही होगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की चीज़ तो अच्छी दिखाई देती है, मतलब पास की चीज़ें तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। और दोस्तों दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं, पर पास की चीज़ें जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो नाम थोड़ा सा उल्टा है, तो आप ध्यान रखिएगा। मायोपिया जो है वो किसे बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं। अच्छा, आप एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, और दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है आप सभी को। चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ अच्छी सी, उस ट्रिक से आप बहुत ईजिली याद रख पाएंगे। तो देखिए, दो लेंस हमारे सामने आते हैं, एक आता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। अब देखिए, दोनों के स्टार्टिंग वर्ड तो सेम ही है, तो चलिए आखिरी वर्ड पकड़ लेते हैं हम। आखिरी वर्ड देखिए, कॉन्वेक्स में यहाँ पर क्या है? एक्स है, और यहाँ पर क्या है? ई है। ओके, अब ई जो है ये आता है निकट, आता है ना निकट, ABCDE, पांचवें नंबर पर ही आ गया। और एक्स जो है ये आता है दूर, आता है ना दूर। तो ऐसे ध्यान रखिए कि ई जो है वो निकट आता है, इसलिए निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है कॉनकेव लेंस के थ्रू। तो कॉनकेव को क्या बोलते हैं? अवतल लेंस बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो गया? बी आंसर हो गया। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस कॉनकेव लेंस के थ्रू। कैसे पता चला? हमने लास्ट में देखा वर्ड ई, ई जो होता है वो निकट होता है, इसलिए निकट से हमारा बना निकट दृष्टि दोष। और कॉन्वेक्स में देखिए पीछे क्या है? एक्स है, और एक्स जो होता है वो दूर होता है, सबसे लास्ट में होता है ना। तो एक्स जो है वो दूर होता है, इसलिए दूर से क्या बना हमारा? दूरदृष्टि दोष में कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। और कॉन्वेक्स का देखिए हिंदी में क्या होता है? उत्तल लेंस। तो ये आप इजीली दिमाग में रख सकते हैं, एक छोटी सी ट्रिक है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, तो मायोपिया किसको बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं। और निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, पर दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। तो निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है वो। तो आंसर क्या होगा इसका? ये आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिनी माता नामक डिसीज जो है, यहाँ से भी एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। मिनी माता जो रोग होता है, ये नर्वस से संबंधित रोग है, तंत्रिका जो है उससे संबंधित रोग है। और ये रोग जो होता है वो शरीर में जब पारे मतलब Hg की मात्रा जो होती है जब अधिक हो जाती है शरीर में, तब मनुष्य जो होता है वो मिनी माता रोग से ग्रसित हो जाता है। और इस रोग के कारण जो होता है होठ, जीभ ये सब काम करना बंद देती हैं, बहरापन हो जाता है, और मनुष्य का जो मानसिक संतुलन है वो बिल्कुल डगमगा जाता है। ठीक है। तो मिनी माता रोग जो है शरीर में किस धातु की हानिकारक मात्रा के कारण होता है? तो पारा, Hg के कारण, मरकरी के कारण होता है। तो डी आंसर इसका सही होगा। देखिए, मिनी माता रोग का मुख्य कारण क्या है? बोरोन की मात्रा बढ़ना? बिल्कुल नहीं। पारा, मरकरी की मात्रा शरीर में बढ़ना? बिल्कुल बी आंसर सही होगा। टिटेनस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो टिटेनस नामक जो रोग है ये होता है बैक्टीरिया की वजह से, सबसे पहली बात तो। और जब कोई मनुष्य इस रोग से ग्रसित हो जाता है तो वो धनुष की तरह क्या होता है? टेढ़ा हो जाता है और अकड़ जाता है एकदम से। तो अकड़ से ऐसे ध्यान रख सकते हैं आपकी लॉक हो जाता है पूरा। तो देखिए, लॉक से एकदम आप ध्यान रख सकते हैं, लॉकजा। तो इजीली आप इसको याद रख सकते हैं कि टिटेनस नामक रोग जो है वो लॉकजा के नाम से भी जाना जाता है। टिटेनस में व्यक्ति की क्या होती है? बॉडी जो होती है वो धनुष की तरह टेढ़ी हो जाती है और अकड़ जाती है एकदम से। तो इसको आप इजीली ध्यान रख सकते हैं, और ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाने वाला लेंस है। अब देखिए, दूरदृष्टि दोष मैंने अभी आपको सिखाया, कॉन्वेक्स या कॉनकेव दोनों में से होगा। तो ई यहाँ पर आ रहा है, ई जो होता है वो निकट होता है, एक्स जो होता है वो दूर होता है। तो दूरदृष्टि दोष में कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा, उत्तल लेंस। ये आंसर सही होगा। शरीर के अंदर लौह आयरन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। तो लोह की कमी से रक्तहीनता, एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स के द्वारा ठीक नहीं किया सकता है? तो स्टार्टिंग में डिस्कस करा था हमने, खसरा, मिसल्स को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इबोला वायरस का नाम लिया गया है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था इबोला वायरस जो है उसका नाम कहाँ से लिया गया था। इसकी सबसे पहले पहचान जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? अफ्रीका की इबोला नदी के पास एक गांव से हुई थी, वहीं से इसका नाम लिया गया था। तो एक नदी के नाम पर इसका रखा गया नाम है। तो बी आंसर इसका सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चिकनगुनिया बीमारी फैलती हैं। चिकनगुनिया बीमारी जो है वो वायरस के द्वारा फैलती हैं, और मुख्यतः ये एडिज इजिप्टी नामक मच्छर के काटने से फैलती हैं। ओके। संक्रमित व्यक्ति से ये नहीं फैलती हैं, मच्छर के काटने से फैलती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आंसर इसका सही होगा। ठीक है। अगला देखिए, बीसीजी का टीका। बीसीजी मतलब मैंने आपको बताया था बेसिल्स कॉलमेट ग्यूरिन का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है, मतलब नवजात को लगाया जाता है। आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर होगा।
2 से 3 वर्ष के भीतर गलत, 10 वर्ष में ये भी गलत, 15 वर्ष में भीतर ये भी गलत है। तो नवजात को लगाया जाता है, सी आंसर इसका सही होगा। एसएससी में पूछा गया था क्वेश्चन ये, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो लीवर के संक्रमण के कारण होता है, बी आंसर सही होगा। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए आवश्यक विटामिन है। तो मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए जो आवश्यक विटामिन होता है वो होता है विटामिन ए। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में पूछी गई है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो वो भी विटामिन ए ही है। संक्रमण से मदद करता है ये विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, प्लेग बीमारी किससे फैलती है? तो प्लेग बीमारी जो होती है वो बैक्टीरिया से फैलती है, जीवाणु से। फर्स्ट वाले वीडियो में आपको क्लियर कर चुका हूँ मैं। ए आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोल रहा है वो कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मैरस्मस मैरस्मस बीमारी जो होती है वो मैंने आपको बताया था, भूखमरी के कारण ये बीमारी होती है, भूख से होती हैं। तो दीर्घकालीन उपवास रखने की वजह से ये क्या होती है, बीमारी मैरस्मस हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए सामने वाला होगा। क्वाशियोरकर जो बीमारी होती है वो प्रोटीन की अल्पता की वजह से होती है, तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। टीबी टीबी बीमारी बैक्टीरिया की वजह से, जीवाणु। हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस बी जो होता है वो HBV वायरस की वजह से होता है, मतलब विषाणु की वजह से। तो 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सामने वाले आंसर इसके सभी सही होंगे। इसका आंसर सही क्या होगा? देखिए ए आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए यहाँ पर हमारे ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। डीसीज में लगभग हमने 100 समथिंग क्वेश्चंस जो है वो कवर करे हैं, और ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले टाइम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, मतलब कि आपका डीसीज से क्वेश्चंस बिल्कुल पक्का हो गया, आप 100% सही क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।